आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। ब्रेस्ट कैंसर इस दौर की खतरनाक बीमारियों में से एक है। अवेयरनेस न होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स को हम वक्त रहते पहचान ले तो इसे शुरुआत में ही रोका जा सकता है। वहीं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। इस मौके पर आइए जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर अर्चना, जैसे आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये इतना क्यों फैल रहा है। आए दिन लोगों से इसके बारे में सुनते हैं, बहुत ज्यादा इसके जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या खास वजह है? एक तो ब्रेस्ट कैंसर जो अर्बन इंडिया है, मतलब शहरी इलाके हैं जी, उसमें महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। जैसे रूरल एरिया में सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है, तो ये अर्बन एरिया का सबसे कॉमन कैंसर है। अगर बहुत रफली लें तो हर 100,000 वुमेन पे कुछ 30 ऐसी होंगी जिनको ये कैंसर होगा। अच्छा, यानी ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और बहुत तेजी में है। अच्छा, अगर हमें इसका पता लगाना है, यानी कि जैसे कहते हैं सेल्फ एग्जामिन, तो उसे किस तरह से किया जा सकता है और उसे करने के लिए क्या सही वक्त है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे ठीक टाइम जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने लगता है, पीरियड्स जिस दिन खत्म होते हैं वो बेस्ट टाइम होता है करने का। और एग्जामिनेशन करने का ठीक तरीका, एक तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके और फिर एक बार बैठ के करना होता है। मिरर में अपने हाथ ऊपर करके और पाम से ये फिंगर्स का जो पल्प होता है, 3 मिडिल फिंगर्स का पल्प से ब्रेस्ट को क्लॉकवाइज एग्जामिन करना होता है। ये फील करने के लिए कोई लम्प, कोई गांठ, कोई गांठ तो नहीं है, कुछ अबनॉर्मल तो नहीं फील हो रहा। उसके अलावा जब आप शीशे के सामने देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिकल हैं, किसी ब्रेस्ट में कोई ऑब्वियस गांठ तो नहीं दिख रही, शेप में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जो ब्लड वेसल्स चल रहे हैं ब्रेस्ट के सरफेस पे, स्किन के नीचे, उनमें कोई अलग सा तो नहीं दिख रहा, कलर कुछ अलग तो नहीं है। कई बार ब्रेस्ट के ऊपर जैसे संतरे का छिलका होता है जिसको प्यूडी ऑरेंज बोलते हैं, यानी कलर भी एक तरह से चेंज हो जाता है। कलर भी और कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज हो जाती है। या ब्रेस्ट के अंदर से कोई सिक्रीशन आ रही हो, तो ये सारी चीजों के लिए एग्जामिन करना होता है। कई लोग रेकमेंड करते हैं कि जैसे आप खड़े होके या बैठ के कर रहे हैं उस तरह से लेट के भी करें। अच्छा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इस तरह होती है। और महीने में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने पे आइडियली ठीक तरीका इसको करने का है कि आप हर महीने इसको एग्जामिन करें। हालांकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से एक तो ऑब्वियसली आप अवेयर हैं तभी आप एग्जामिन कर रही हैं, दूसरा देयर आर चांसेस कि आप कोई एबनॉर्मेलिटी पिक करें। जरूरी नहीं है कि जो एबनॉर्मेलिटी आप पिक करेंगी वो कैंसर होगा। 90% चांस यही है कि वो नहीं होगा, बट वो 10% चांस कि वो कैंसर हो सकता है और आप उस कैंसर को पिक करके टाइमली इलाज करवा सकती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर शुरुआत में ही इसका पता लग जाए किसी तरह तो इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल, जितनी जल्दी की स्टेज में पता चलेगा उतना कंप्लीट इलाज होगा। जी, जैसे आपने इसके कुछ सिम्टम्स बता दिए कि जब आप सेल्फ एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या क्या नजर आ सकता है और हो सकता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके कैंसर बन जाए। क्या इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं? हाँ, एक तो बिना एग्जामिन करे भी कई बार ब्रेस्ट में पेन होने लगती है, गांठ महसूस होती है या पेनफुल, जैसे आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा मुसलसल दर्द हो रहा है। अच्छा। या ब्रेस्ट में से खुद ही डिस्चार्ज होने लगता है, यूजुअली ब्लड स्टेन्ड या ग्रीनिश डिस्चार्ज होने लगता है। या आपने कभी स्टिमुलेट किया है ब्रेस्ट को तो डिस्चार्ज हो रहा है, जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो इसके अलावा जो अर्ली सिम्टम्स है वो तो ये हैं। लेट सिम्टम्स तो फिर बहुत ही डाइवर्स हो सकते हैं, वेट लॉस, खाना नहीं समझ आना, बोन्स में पेन, परसिस्टेंट हेडेक, परसिस्टेंट पेन इन द एब्डोमेन, बड़े सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जी, अच्छा, ये जो सिम्टम्स हैं क्या ये कई बारी अलग अलग औरतों में अलग अलग तरह के होते हैं?
बिल्कुल, किसी में लंप हो सकता है, किसी में स्पेशली जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, जो डक्ट्स बोलते हैं, उनका कैंसर होता है तो सिर्फ डिस्चार्ज होता है या पेन होती है। कईयों में लंप और डिस्चार्ज ना होके ब्रेस्ट की स्किन का सरफेस की अपीयरेंस बदल जाती है, या निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाती है, या निप्पल के आसपास डिस्कलरेशन हो जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर अलग अलग महिलाओं में अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। जी, अगर हम इसके होने की वजह जाने या इसके कॉज के बारे में बात करें तो वो क्या है? किसी भी कैंसर की कॉज पे यदि बात करें तो वो मल्टीफैक्टोरियल होती है। कुछ लोगों में जेनेटिक होती है, कुछ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ में एनवायरमेंटल होती है। अच्छा, एनवायरमेंटल भी होते हैं। बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर में ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। यदि आप ओबीस हैं, यू हैव अ हायर इंसिडेंस। आप अल्कोहल लेती हैं, टोबैको कंज्यूम करती हैं, यू हैव अ हायर इन्फ्लुएंस। आपकी फैमिली में कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोनिक कैंसर, जिसको टिपिकली BRCA जीन म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड कैंसर्स बोलते हैं, वो है तो आपको हायर इंसिडेंस हो सकता है। आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, बहन को, मासी को, फूफी को, तो यू आर एट हायर रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा एज ऑफ मिनार्की, अगर आपके पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हुए हैं या आपका मेनोपॉज बहुत लेट हुआ है तो रिलेटिवली आप हायर रिस्क पे हैं। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों ने जिनकी फर्टिलिटी रिड्यूस्ड है, जिनके बच्चे कम हैं, टिपिकली एक बच्चा या कभी प्रेगनेंसी ही नहीं हुई, कभी ब्रेस्ट फीड नहीं किया, स्तनपान नहीं किया, जितना आप ब्रेस्ट फीड करती हैं आप एक तरह से अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा रही हैं। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ एक एडवांटेजेस में ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। आजकल जिस तरह से हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं तो ये देखा गया कि बहुत सारी औरतें बचती हैं इन चीजों से। बिल्कुल, वो अपना वैनिटी और कॉस्मेटिक इंटरेस्ट के अलावा बहुत सारे और इंटरेस्ट हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। बच्चे को तो आप फायदा दे ही रही हैं, एंटीबॉडीज दे रही हैं, होलसम मील दे रही हैं, पर आप अपने आप को भी ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट कर रही हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे PAH, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव अ वेरी हाई एसोसिएशन। उनकी टिपिकली फैटी टिश्यूज में कॉन्सेंट्रेशन होती है। अच्छा। और वो कार्सिनोजेन होते हैं, तो ब्रेस्ट में बहुत सारा फैटी टिश्यू होता है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर लेट पता चलने का या यंगर एज ग्रुप में जल्दी मिस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ऑब्वियसली आप सोचते ही नहीं है कि आपको कैंसर हो सकता है, उसके अलावा जो छोटी उम्र में ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसमें फैटी टिश्यू कंसोलिडेटेड होता है। अच्छा, ढूंढना, फील करना, पैल्पेट करना मुश्किल होता है। दैट इज अनदर रीजन कि कम उम्र में थोड़ा देर से पता चलता है ब्रेस्ट कैंसर। जैसे आपने इसमें एज की बात कही, तो जो कम उम्र की औरतें हैं उन्हें ये ज्यादा हो रहा है या जो ज्यादा उम्र की औरतें हैं उन्हें ज्यादा हो रहा है? टिपिकली अगर इसकी आप एपिडेमियोलॉजी देखें तो हायर एज ग्रुप का कैंसर है। अच्छा, बट रिसेंट ईयर्स में यंगर एज ग्रुप की लड़कियां स्पेशली 20s में, अच्छा, जिनमें भी पहले ये नहीं होता था, या तो होता नहीं था या पता नहीं चलता था, बट एनीवे देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द हायर एज ग्रुप टू द यंगर एज ग्रुप। अच्छा, और जितनी एज कम पे डिटेक्शन होती है उतना कैंसर ज्यादा फ्लोरिड होता है, उतना ज्यादा एग्रेसिव बीमारी होती है। रूल ऑफ थंब ऐसा है जी। तो अब कुछ नजरिया बदल रहा है कैंसर की एपिडेमियोलॉजी का, हायर एज ग्रुप से इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द यंगर एज ग्रुप। अच्छा, अगर इसका पता चल जाए फर्स्ट स्टेज में तो इसका इलाज मुमकिन है। वहीं जब इलाज की बात आती है तो कैंसर की बात करें तो कैंसर का जो इलाज है थोड़ा महंगा भी है। इसमें इस इलाज में कितना वक्त लगता है और किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इसमें? वक्त लगने का तो डिपेंड करेगा कि किस स्टेज में डिटेक्ट हुआ। अगर बहुत अर्ली डिटेक्शन है तो सिर्फ लंपेक्टमी, जो एरिया इफेक्टेड है और उसके आसपास का टिश्यू निकालने से वन कैन बी रिड ऑफ द कैंसर। अच्छा, अगर थोड़ा और अग्रेसिवली पता चला है तो मैस्टेक्टमी, ब्रेस्ट हटा देने से, लिम्फ नोड्स रिसेक्ट करने से, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। इसमें सर्जरी हुई और मसला खत्म हुआ। यही अगर ज़्यादा स्प्रेड हो गया, फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड्स में आ गया, तो कीमोथेरेपी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, ड्रग्स, टेमोक्सिफेन, रिसेप्टर्स कौन से पॉजिटिव हैं, ER, PR, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, उसके हिसाब से
ओरल कीमोथेरेपी दवा और वो दवा हो सकता है लाइफ लॉन्ग चले। फिर ओकेजनली किसी तरह के कैंसर में रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जैसे जैसे स्टेज ऑफ डिटेक्शन, जो हिस्टोपैथोलॉजी है कैंसर की वो ज़्यादा एग्रेसिव, उससे टाइम टेकन, डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, वो सब बदलता जाता है। जी, जैसे आपने इसमें ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, तो वहीं पर एक चीज़ है कीमोथेरेपी, जिससे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उसके कहीं ना कहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कीमोथेरेपी के? एक तो ना आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट की प्रोफाइल बिल्कुल बदलती जाती है। जो हम पुराने वक्त में सोचते थे कि सुनते थे कि कीमोथेरेपी का मतलब है कि डेफिनेटली आप गंजे हो जाएंगे, हाँ। और आपका वजन घट के आप एक कंकाल हो जाएंगे और उल्टियां कर के बेहाल हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली द प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स इज चेंजिंग। वी आर गेटिंग बेटर ड्रग्स विच आर मोर सेंसिटिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स। वॉमिटिंग्स वगैरह रोकने की दवाइयाँ कम होती जा रही हैं, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में ओरल कीमोथेरेपी जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो डरने की बात नहीं है। ऑब्वियसली किसी को कैंसर है तो इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली एज एक नाम डरा देने वाला, पर इतना खौफ शायद इस कैंसर का ना हो। एक तो अगर टाइम से डिटेक्ट हो जाए, और दूसरा अगर थोड़ी लेट स्टेज में भी डिटेक्टेड है, देयर 5 ईयर सर्वाइवल अच्छा है, लंबा है, तो कीमोथेरेपी इतनी बुरी नहीं है इस कैंसर से एसोसिएटेड। यानी जो मरीज हैं वो ज्यादा कीमोथेरेपी के नाम से घबराए नहीं। इनफैक्ट एज सच ब्रेस्ट कैंसर से इतना घबराने वाली बात नहीं है। जी, वहीं पर मैमोग्राफी की बात आती है तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है और कब करवानी चाहिए और इसे करवाने के क्या फायदे हैं। अगर एक सिंगल बेस्ट वे टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर देखें इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, हर एज ग्रुप को, स्पेशली लेटर एज ग्रुप्स में, तो मैमोग्राफी जिसमें दोनों ब्रेस्ट के टिश्यू को एक तरह से रेडियोग्राफिकली कंप्रेस करके उसको स्क्रीन किया जाता है। तो उससे जो लंप है, कोई कैल्सिफिकेशन है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, एक्सिलरी एरिया में कोई इशू है, तो वो सारा कुछ एक रेडियोग्राम के रूप, एक एक्सरे के रूप में हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, कई बार ये इन इट सेल्फ डिटेक्ट करने में या एटलीस्ट पॉइंटर देने में कि हाँ ये लीजन है और इसको आगे इन्वेस्टिगेट करिए, बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, यूजुअली यंगर एज ग्रुप में ये रेकमेंड नहीं करते क्योंकि एक तो एक्सरे एक्सपोजर होता है बहुत, और ब्रेस्ट, यंगर ब्रेस्ट इस तरह की होती है कि उसमें फैटी टिश्यू ज्यादा होता है, तो कई बारी बहुत आसानी से पता नहीं चलता मैमोग्राफी से। तो ऐसे लोगों में अल्ट्रासाउंड यूजुअली 35 के बाद और 40-45 के बाद या मेनोपॉजल वुमेन में इसकी डायग्नोस्टिक कैपेसिटी बेटर होती है। बट स्टिल सेइंग दैट ये एक बहुत अच्छा टूल है डिटेक्ट करने के लिए। जी। और कई स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो 40 साल की उम्र के बाद एक एनुअल मेमोग्राम होना चाहिए, या आपको कभी कोई सस्पिशियस, हाँ बिल्कुल, सस्पिशियस लंप कम उम्र में हुआ है तो भी ये होना चाहिए। और इसके अलावा और जैसे आजकल तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, अगेन छोटी एज की लड़कियों के लिए वो बहुत अच्छा टूल है। इसके अलावा फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी वगैरह, ये सब तीनों चीजें इकट्ठी करें और अगर एक डायग्नोसिस का मेथड ढूंढें तो आसान, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक नहीं, और एक इजी मेथड है जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकते। जी, यानी ये एक तरह की स्क्रीनिंग है। वहीं जब मैमोग्राफी होती है तो क्या ये बहुत पेनफुल होती है, सेफ है? सेफ्टी जितना एक्सपोजर एक्सरे से घबराते हैं, वो किसी भी टेस्ट से घबराते, उन्हें लगता है टेस्ट है तो आउटस्टैंडिंग रिस्क होगा या सेफ होगा, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट जरूर होता है। अच्छा। पर एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी इसका इतना फायदा है कि इसको अगर आप उस सब ग्रुप में ऑफ पीपल हैं जो हायर रिस्क पे हैं, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या एक्सपोजर टू हाइड्रोकार्बन्स की हिस्ट्री है, या आपको लगता है कि आपको कोई लंप फील हो रहा है और आप स्क्रीन होना चाहें, तो दिस इज अ गुड मेथड। अच्छा भाई, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान भी देखा गया है कि बहुत सारी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, तो ये क्या बहुत कॉमन है? बहुत कॉमन तो नहीं है, पर हाँ अब जैसे यंगर एज ग्रुप में कैंसर कॉमन होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि यंगर एज ग्रुप फर्टाइल एज ग्रुप होती है और प्रेगनेंसी ज्यादातर इस एज ग्रुप में होती हैं, अच्छा, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंसिडेंस होना शुरू हो गया है ब्रेस्ट कैंसर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में
थोड़ा ब्रेस्ट का कॉन्टूर और कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, थोड़ा लंप फील करना, उसको अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसा सेट ऑफ विमेन है जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं जिनमें कई बार डिटेक्शन इतनी आसान नहीं होती। आप मैमोग्राफी नहीं कर सकती ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो एज ग्रुप कम है और प्रेगनेंसी के साथ आप एक्सरे एक्सपोजर ही इस वॉल्यूम का नहीं दे सकते, तो ढूंढना डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ब्रेस्ट की क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, फैटी टिश्यू बढ़ जाता है, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, तो ढूंढना मुश्किल होता है इस कैंसर को। बट सेइंग दैट, प्रेगनेंसी में यदि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो वो कोई इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती। एक तो सर्जिकली एक्सेसिबल हो, तो अगर नीड हो प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में। और कीमोथेरेपी ड्रग्स भी अगर रेलेवेंट हों और बहुत ज़रूरी हों, ऑब्वियसली वो ऑन्कोलॉजिस्ट विल वे द रिस्क्स एंड बेनिफिट्स, पर अगर रिक्वायर्ड हों थर्ड ट्राइमेस्टर में दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो वो इतना बड़ा हुआ या इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी नहीं है। डॉक्टर अर्चना, जैसे आपने बहुत सारी बातें, जो बहुत ज़रूरी बातें हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो हमें बताई। अब मेरा सवाल ये है कि कैंसर में हमेशा यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल है या आपके जो रहने का, खाने का, सोने का तरीका है, कहीं ना कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार है, या आप जहाँ पर रहते हैं। तो क्या ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसमें भी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत जिम्मेदार है? अगर कोई ये सोचिए, ये मानकर चलिए कि अगर कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, एक्सरसाइज भी टाइम पे कर रहा है, उसकी डाइट भी बहुत अच्छी है, स्मोकिंग नहीं कर रहा है, टाइम से सो रहा है, टाइम से उठ रहा है, तो क्या उसको चांसेस हैं? तरन्नुम, किसी भी तरह के कैंसर में एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल एक पार्ट है उसकी एपिडेमियोलॉजी का। एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं जी, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर और कोलोनिक कैंसर होता है, उसकी तरह से ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी हायरार्की कह लें यदि, तो वो कॉमन है, काफ़ी कॉमन है। तो आप बहुत अच्छी लाइफ भी जी रही हैं, आपने ब्रेस्ट फीड भी किया है, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं है, टोबैको नहीं है, और आप बहुत वेट भी ज़्यादा नहीं है, आप एक्सरसाइज भी करती हैं, तो भी आप अपनी जो एक विरासत में जो आपको मिला है, अपने जेनेटिक म्यूटेशंस, उनको डिस्पेंस नहीं कर सकते। तो इट्स गुड टू बी हेल्दी एंड इट्स ऑब्वियसली गुड कि आप अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी रही हैं, पर इसके अलावा भी आपको कोई भी तरह का कैंसर हो सकता है। तो यदि आपको कोई सिम्टम हो, उसको इग्नोर ना करें। स्पेशली बहुत कॉमन चीज़ जो अक्सर विमेन इग्नोर करती हैं, वो ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज है या निपल की रिट्रैक्शन है या ब्रेस्ट के कॉन्टूर में कोई चेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया बहुत इजी टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। इनफैक्ट लोग डॉक्टर के पास आकर भी अपनी ब्रेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने में हेजिटेट करते हैं। तो ये एक हेजिटेशन ऑब्वियसली जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनमें भी दिखती है। कई बारी बहुत हाईली एजुकेटेड लड़की भी आके अगर उसने क्लिनिक में ब्रेस्ट के बारे में बात करनी है, वो 1-2 मिनट लेगी, इधर उधर की बातें करेगी पहले, फिर बड़ी हिम्मत करके बात करेगी। आप इसमें किस चीज़ को जिम्मेदार मानती हैं? क्या अवेयरनेस की कमी है? कुछ हद तक अवेयरनेस की कमी तो है ही है, बिकॉज फॉर सम रीजन हम डिस्कस करना ही नहीं चाहते कैंसर्स, उनकी ग्रेविटी के बारे में। हालांकि सबको पता है कि इट इज़ अ ग्रेव डिजीज टू हैव, बट ये नहीं हम बताना चाहते कि इसमें इलाज जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो जल्दी ट्रीटमेंट होगा, लाइफ लॉन्ग आप रिड हो सकते हैं उस बीमारी से। और उसके अलावा कुछ माशरा हमारा इस तरह का है कि अपने बारे में बात करना हम लोग डिस्कस करना नहीं चाहते। जैसे अगर हम अभी मैं बात करूं कॉलर्स की, तो देख जरूर रहे होंगे लेकिन हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद वो सवाल हेजिटेट कर रहे हैं, कुछ हेजिटेट कर रहे हैं ब्रेस्ट के बारे में डिस्कस करने से, और शायद कुछ ये भी हेजिटेट कर रहे हैं कि कैंसर के बारे में ये इतना बड़ा हुआ है, हम कैसे बात करें। तो दोनों तरफ से, और आई थिंक यहाँ पे रोल डॉक्टर्स का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, गवर्नमेंट एजेंसीज का, आप जैसे मीडिया एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है डिस्कस करने में, एक स्टेप फॉरवर्ड लेने में कि इसके बारे में हम खुल के बात करें तो शायद और लोग भी करने लगे। जी अच्छा, अगर कैंसर किसी बहुत ज़्यादा उम्र की औरत को हो गया है तो क्या वो इसके ट्रीटमेंट के लिए फिट है? अगर
कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है, डिपेंड करता है स्टेज क्या है। सपोज आपने डिटेक्ट ही स्टेज 4 में किया, अच्छा, तो आपकी कोशिश बस ये होगी कि इनकी जितनी लाइफ बची है उसको आप कंफर्टेबल करें, जिसको पेलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। उसमें आप बहुत अग्रेसिवली कि ब्रेस्ट भी निकाल दें और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हर तरह की चीज़ें करने से पहले एक बारी ऑन्कोलॉजिस्ट उसका वेज प्रोज और कॉन्स वे करेंगे कि क्या हम इनकी लाइफ और खराब कर रहे हैं कीमो देके, या हम इनकी लाइफ और डिफिकल्ट कर रहे हैं। पर अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, से एक लीन बिल्ट लेडी है, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, डेफिनेटली आप यूल गो अहेड कि आप उनकी सर्जरी भी करें, उनको दवा भी दें। और अल्टीमेटली एज कोई भी हो, ट्रीटमेंट का हकदार हर इंसान है। तो ये एक बड़ा इंडिविजुअल सा सिचुएशन हो जाती है। हर मरीज स्टेज कितनी है, एज कितनी है, उसकी जनरल कंडीशन कितनी है। अब 90 साल की एज पे आप ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट यदि कर रहे हैं, आप उनकी जो बची 2-3 साल हैं उसको और डिटेरियोरेट तो नहीं करें। ये सब चीज़ों को बहुत समझदारी से वे करना पड़ेगा। और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, कितनी केयर फैमिली उनको दे सकती है, बहुत सारी मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। जी डॉक्टर अर्चना, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी। हमारे व्यूवर्स जो हैं उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए, वो ज़रूर जानना चाहते होंगे। जाँच के दौरान किन बातों का खास कर ख्याल रखें? एक तो जैसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक आसान तरीका है अपने आप को खुद ही सॉर्ट ऑफ डायग्नोज करने का कि कुछ इशू हो सकता है। तो अगर आपको कोई सिम्टम रूटीन से हट के अपने ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई लंप, कोई पेन, कोई डिस्कम्फर्ट लगे, डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करें। डोंट हेजिटेट टू डिस्कस अबाउट दिस। और दूसरा, कोई भी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो, उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट क्योर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपने आप को क्या कहेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और टाइमली अपना कैंसर डिटेक्ट करने में अपने आप की मदद करें। बस यही कहूंगी व्यूअर्स। और जहाँ तक हेजिटेशन की बात है, तो मुझे लगता है कि अब ज़माना बहुत बदल गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप उसके बारे में खुलकर डिस्कस करें, अपनी फैमिली में बात करें, जल्दी बात करें। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि ये जो हेजिटेशन है इसको कम किया जाए। कहते हैं ना, अपने डॉक्टर और अपने वकील से कभी भी ना कुछ छुपाना चाहिए, ना हेजिटेट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। एटलीस्ट वो आपको ठीक डायरेक्शन में भेज सकती हैं कि अल्ट्रासाउंड करा लें, या मैमोग्राफी करा लें, या FNAC करवा लें, या थोड़ा ज़्यादा फ्लोरिड लग रहा है तो शी विल प्रॉब्ली रेफर यू टू अ सर्जन। तो ठीक डॉक्टर पे ठीक टाइम पे पहुंचने से बड़ी सारी चीज़ों की आसानी से। अच्छा, मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए वरना ये हो जाएगा, जैसे डिओड्रेंट्स है या डार्क कपड़े हैं उसको मना करते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। तो क्या इसका भी असर रहता है? इसके लिए ना असर तो शायद जरूर रहता होगा, पर वी डोंट हैव एनी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स टू से कि ये चीजें डेफिनेटली कॉज करती हैं। परहैप्स थोड़ी बहुत एसोसिएशन हो सकती है, स्पेशली बहुत टाइट अंडरगारमेंट से। हाँ, ये अक्सर कहा जा सकता है। ब्लैक डार्क कलर क्लोथ से कितनी एसोसिएशन है, लिटिल डिफिकल्ट टू से। सनलाइट की अब्जॉर्प्शन के ऊपर उसकी परहैप्स कोई एसोसिएशन हो सकती है, स्पेशली स्किन रिलेटेड कैंसर्स पे। ब्रेस्ट पे क्योंकि स्किन एक्सपोजर ऑफ दैट एरिया इज इजी, तो हो सकता है कि डार्क क्लोथ्स का कुछ कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये बहुत पूरी क्लियर एसोसिएशन जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर अर्चना, आप हमारे स्टूडियो में आई और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी बातें हमें बताई, हमें और हमारे व्यूअर्स को अवेयर किया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तरन्नुम। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।